हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप बी सहायक अभियंता सिविल 30% प्री चयन के लिए परीक्षा जो कि 6 फरवरी 2022 को ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसमें हम देखेंगे राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस राजभाषा सेक्शन के डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से जुड़ा अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ वीडियो लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरा किया हुआ कार्य अप्रिशिएशन हेतु लगता है तो प्लीज़ थैंक्स बटन पर क्लिक करें, जो कि स्पेशल थैंक्स बटन इनेबल कर दी गई है। तो प्लीज़ थैंक्स बटन पर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इसमें दिया हुआ है टोटल 3 सेक्शंस हैं इसमें, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 90 क्वेश्चंस हैं, और सेकंड सेक्शन जो है 91 टू 100 क्वेश्चंस हैं, और थर्ड सेक्शन जो है वह 100 टू 110 है। तो 1 मार्क का रहेगा और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है 101 टू 110 जो है तो हिंदी भाषा में मुद्रित हैं। तो इसी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राजभाषा सेक्शन के इस क्वेश्चंस को। और फिर जो अगले क्वेश्चंस हैं उनको हम सब्सिक्वेंट वीडियोस, जो आगे के वीडियोस हैं, उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। हम सीधे 110 क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 97, 100 and this is just section C। ओके, तो सेक्शन सी का यह 110th क्वेश्चन है। क्योंकि सेक्शन सी जो है वह पूरा हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन का ऐसा कुछ इसमें आवश्यकता नहीं है। पेपर को पूरी तरह से हिंदी में दिया गया है। यह हिंदी भाषा राजभाषा सेक्शन है। तो सबसे पहला 110th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है हिंदी भाषा का प्रशिक्षण 3 स्तरों पर दिया जाता है। प्राग्ज, यह पाठ्यक्रम जिसका स्तर ग्रेजुएट की हिंदी के बराबर होता है। प्रबोध, यह पाठ्यक्रम जिसका स्तर इंटरमीडिएट +2 की हिंदी के बराबर होता है। और प्रवीण, यह पाठ्यक्रम जिसका स्तर प्राइमरी स्कूल की हिंदी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सही विकल्प का चयन करें। तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। यह हिंदी पाठ्यक्रम जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, जिससे कि हिंदी भाषा का जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है और उसको डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करने के लिए उसको जो है जितने भी स्टाफ हैं या ऑफिसर्स हैं उनको किया जा सके, प्रेरित किया जा सके। तो बेसिकली इसका जो प्राइमरी लेवल का कोर्स होता है वह प्रबोध होता है। प्रबोध बेसिकली किसके लिए होता है? ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है और जिनकी मातृभाषा क्या है, बेसिकली कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मिजो, मणिपुरी या अंग्रेजी है, तो वो प्रबोध पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रवीण की बात करें तो इसमें प्रबोध परीक्षा पास परीक्षार्थी, प्रबोध की परीक्षा पास कर ली है, और ऐसे सभी अधिकारी या कर्मचारी जिनका हिंदी का ज्ञान 8वीं स्तर तक का नहीं है। ठीक है, तो 8वीं स्तर तक का नहीं है तो उनके, और जिनकी मातृभाषा क्या है, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, बंगला हो गई, असमिया हो गई, उड़िया हो गई, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाली, ये हो गई। तो ऐसे लोग जो है
प्रवीण परीक्षा के लिए, प्रवीण पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राग्ज की, तो इसमें प्रवीण पास प्रशिक्षार्थी अथवा ऐसे सभी कर्मचारी और अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान हाई स्कूल स्तर से कम है और जिनकी मातृभाषा बेसिकली उर्दू, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी या डोगरी है, तो प्राग्ज पाठ्यक्रम के प्रवेश के पात्र हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रबोध प्राइमरी, प्रवीण बेसिकली जो है तो आपकी बात करें तो 8th लेवल तक, और जो प्राग है वह 10th लेवल तक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन प्रशिक्षण के आयु सीमा, जो प्रशिक्षण के लिए प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनको कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने या कोई भी नोटिंग करने या कोई भी लेटर संबंधित कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, तो उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण पर्याप्त है। ठीक है, जैसे आपका स्टाफ कार हो गया, ड्राइवर या लोको ड्राइवर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इस तरह के जो हैं ऐसे लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनको सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन हिंदी में पत्र व्यवहार या रिपोर्ट आदि करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक है, तो उनके लिए बेसिकली क्या है, अगर बात करें तो प्रवीण पाठ्यक्रम मतलब प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। जैसे डॉक्टर हो गए या वर्कशॉप में कार्य करने वाले पर्यवेक्षक हो गए। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनको क्या है सचिवालयीन कार्य और साथ में नोटिंग करने या पत्र व्यवहार करना पड़ता है, तो उन्हें प्राग्ज प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम अगर इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एक्ट अकॉर्डिंगली का अर्थ क्या है। तो एक्ट अकॉर्डिंगली जैसे हम लिखते हैं पत्र व्यवहार में या फिर जो भी हमको हायर अथॉरिटीज़ हमें मैसेज देता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है, तो यहाँ पे एक्ट अकॉर्डिंगली वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है तद अनुसार कार्यवाही करें। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, तद अनुसार कार्यवाही करें। 108 नंबर क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे तो लिखा है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरह से अभी हाल फिलहाल में बेसिकली साउथ के कुछ एक्टर्स के द्वारा क्या है एक नेशनल लैंग्वेज पर एक डिबेट छिड़ गई थी। इस पे बात यह की गई कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कुछ एक्टर्स ने दे दिया था, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह साफ साफ बोलता है कि देयर इज नॉट एनी लैंग्वेज एज एन नेशनल लैंग्वेज। कोई भी किसी भी लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस नहीं दिया गया है या नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल जो 343 है हमारा वह बोलता है क्या कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सिंपल सी यह लाइन है जो कि अंडर आर्टिकल 343 है। ठीक है, इसके अलावा जो है तो यह बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी संविधान सभा में जब भी डिस्कशंस चल रहा था तो उसमें यह डिसाइड किया गया था तो कि इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर। ठीक है, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के लिए जो है तो इंग्लिश का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके बाद यह बोला गया था कि आफ्टर 15 ईयर्स पार्लियामेंट में by law decide on the use of English and the use of देवनागरी फॉर्म ऑफ नंबर्स ऑफ स्पेसिफाइड पर्पज। तो 15 वर्ष बाद जो है तो पार्लियामेंट किसी लॉ के द्वारा जो है तो डिसाइड कर सकती है कि इंग्लिश का यूज कहाँ तक करना है और साथ में देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसका यूज़ कहाँ तक करना है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये।
तो इस हिसाब से संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय तय करता है? तो राजभाषा संबंधित जितने भी वार्षिक कार्यक्रम हैं उनका जो कार्यक्रम है वह हमारा गृह मंत्रालय तय करता है, और अभी गृह और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? श्री अमित शाह के पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है रिटेन्ड का उचित अर्थ होगा। तो यहाँ पे रिटेन्ड का उचित अर्थ क्या होगा? रोक कर रखा जाए, कार्यवाही नहीं की जाए, वापस करें, और उपरोक्त सभी ठीक है। तो रिटेन्ड का उचित अर्थ है रोक कर रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य क्षेत्र बेसिकली खा में आता है? ठीक है, तो हमारा जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, यह खा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे राज्य क्षेत्र जो है खा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पंजाब जो है वह क्या है? खा क्षेत्र में आएगा। बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं, यह का क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है 104 नंबर का क्वेश्चन, सीरियल नंबर 104। सीरियल नंबर 104 जो है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, बेसिकली यह क्वेश्चन जो है आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद सुमेलित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, 345 और 351 की बात की गई है। तो अगर हम बात करें 343 इज नथिंग बट अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो है यानी संघ की राजभाषा, तो जो कि डी के साथ दिया हुआ है ऑप्शन में। अनुच्छेद 343 क्या है? संघ की राजभाषा। 344 बेसिकली क्या है? इट इज़ द कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी राजभाषा आयोग है, ठीक है, राजभाषा आयोग, राजभाषा जो भी हमारी संसद में राजभाषा आयोग या राजभाषा से संबंधित कोई कमेटी है, तो उसके लिए जो है आर्टिकल 344 को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 345 बेसिकली रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट जो है आर्टिकल 345 है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 345 क्या है? राज्य की राजभाषा। ठीक है, तो राज्य की राजभाषा जो है वह क्या है? आर्टिकल 345। आर्टिकल 346 क्या होता है? दिस इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ या एक स्टेट का सेंटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो है आर्टिकल 346 का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 347 बेसिकली किस लिए होता है? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जैसे किसी स्टेट का एक सेक्शन हो गया जो कि कोई एक लैंग्वेज बोलता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे हुए हैं आर्टिकल 347 के अंदर। आर्टिकल 348 अगर बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जितने भी एक्ट्स और इसके अलावा जो है हमारे जो पार्लियामेंट्स में एक्ट्स होते हैं या बिल होते हैं, तो उन सब के लिए जो है बेसिकली वह कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया जाना है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, वो भी जो है तो डिसीजन होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा 349 की बात करें अगर, तो स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज जो है 349 के अंदर आता है। 350 का मतलब है यहाँ पे आर्टिकल 350 है जिसमें हम बात करते हैं क्या कोई भी अगर हमारे ग्रीवांसेस हैं उनको रिड्रेस करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाना है, वह आर्टिकल 350 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 351 जो होता है बेसिकली वह बताता है कि कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो आर्टिकल 351 बेसिकली हिंदी लैंग्वेज का जो हिंदी भाषा का विकास है उसके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे 104 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। आर्टिकल 345 इज नथिंग बट अ राज्य की राजभाषा। ठीक है, 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। ठीक है, 344 आपको बता दिया मैंने, 344
जो है बेसिकली किसके लिए होता है, अगर बात करें यहाँ पे 344 का, तो यह बेसिकली कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, 343 बता दिया आपको, संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आर्टिकल 343 जो है अभी हमने डिस्कस करा, वह इसके तहत जो है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 103 हो गया। 102 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1976 की किस धारा के तहत संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है वह धारा 4 के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धारा 4 के अकॉर्डिंग जो है राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1976 की धारा 4 के तहत जो है संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति को जो है वह अंडर आर्टिकल 344 के तहत डील किया जाता है। आर्टिकल 344 के तहत डील किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाना है। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम से यह शासित है। ठीक है, तो जो हमारा नियम 5 है, ऑप्शन नंबर बी नियम 5, इसके अकॉर्डिंग है कि हिंदी में जितने भी पत्र आपको प्राप्त होते हैं उसका उत्तर जो है अनिवार्य रूप से हिंदी में ही देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन जो है तो हिंदी सेक्शन के उनको डिटेल्ड में डिस्कस करा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स बटन पर क्लिक करके जो है आपका स्पेशल कंट्रीब्यूशन जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अप्रिशिएट माय वर्क। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।